पगड़ी की शान बनी रहनी चाहिए। हमारे इस पूरे कार्यक्रम के यहाँ के इंचार्ज और एमएलसी आदरणीय प्रसाद लाड जी, 8 बार से माननीय आमदार आदरणीय कालिदास जी, पार्टी के उपाध्यक्ष आदरणीय भाई संजय उपाध्याय जी, आदरणीय विलास लांबेकर जी, आदरणीय नीरज जी, आदरणीय शुक्ला जी, उपस्थित सभी चुने हुए प्रतिनिधि, कॉर्पोरेटर्स, पार्टी के सभी पदाधिकारी, सभी मेरे व्यापारी भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए मित्रों, मैं क्षमा चाहता हूं देरी के लिए, क्योंकि हम लोग तो सुबह 5 बजे चल के दिल्ली से आ भी गए, लेकिन दिन की शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई, क्योंकि सिद्धि विनायक जाने का अवसर सुबह सुबह मिले, आशीर्वाद मिले, और उस समय मिले जब मोदी जी की सरकार के 9 साल पूरे हुए। एक और तो हमने सिद्धि विनायक जाकर धन्यवाद भी किया, आशीर्वाद भी लिया, और फिर उसके बाद संपर्क से समर्थन इस अभियान को लेके चले हैं कि संपर्क किन लोगों से। देखिए, आप सब ने आशीर्वाद दिया, समर्थन दिया, मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया, और मोदी जी भी एक गरीब मां के बेटे, लेकिन ईमानदारी की राह पकड़कर, सेवा भाव के साथ चल के, सुशासन के रास्ते पर गरीबों के कल्याण करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। ये 9 सालों की पहचान सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण। आज से 10 साल पहले जाइए, 2013-14 में कांग्रेस की सरकार थी। ये जो श्रीमान राहुल गांधी आज विदेश में बैठे हैं, ये उस समय भी देश में कम विदेश में ज्यादा रहते थे। इनके संपर्क विदेश में ज्यादा है, देश में कम है, और ये उस समय भ्रष्टाचार करके इन्होंने देश को खोखला किया। कांग्रेस पार्टी ने उस समय देश के लोगों को क्या लगता था कि हर रोज कोई ना कोई नया घोटाला आता है, 2G, CWG, अंतरिक्ष घोटाला, पाताल घोटाला, अगुस्ता वेस्टलैंड घोटाला, घोटाले पे घोटाला। और यही तो कारण है कि इतने घोटाले करने के बाद नेशनल हेराल्ड के घोटाले में भी सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी बेल पर है, जमानत पर है। और जमानत पर व्यक्ति जब विदेशी धरती पर भी जाकर भारत को बदनाम करने का काम करता है, अपमान करता है, तो आपके दिल पे क्या बीतती है? मैं 10 साल पहले इसलिए लेके जा रहा हूं कि उस समय देश की स्थिति क्या थी। हर व्यापारी, कर्मचारी, अधिकारी, महिला, मजदूर को लगता था हमारा होगा क्या, युवाओं को लगता था हमारा भविष्य कहां है, अंधकार दिखता था, ना नेता था, ना नीति थी, और नीयत में तो खोट था। और इसीलिए देश की बुरी हालत थी। महंगाई डबल डिजिट में थी सरदार मनमोहन सिंह जी के जमाने में। इसी मुंबई में जब 26/11 का हमला हुआ तो साइलेंट मोड पर वो सरकार चलेगी, मौन हो गई। लेकिन मोदी सरकार में साइलेंट नहीं, स्ट्राइक मोड पर जाती है, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर एयर स्ट्राइक हो। देश अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। तो 10 साल पहले परिस्थिति थी, तब क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी का नाम राजनाथ सिंह जी ने घोषणा की, और देश में एक ऐसी लहर चली कि एक उम्मीद की किरण नरेंद्र मोदी जी में दिखी सबको, कि मोदी जी आएंगे तो जैसे गुजरात को आगे बढ़ाया, सुशासन गुजरात में दिया, गुजरात का विकास किया, गुजरात को नई ऊंचाइयों पर ले गए। अगर मोदी जी आएंगे तो देश आगे बढ़ेगा। आज 9 वर्षों के बाद मैं आप सबसे पूछता हूं मेरे भाई और बहन, मोदी जी जिस दिन प्रधानमंत्री बनकर आए, सबसे पहले संसद भवन में शीश झुकाकर अंदर गए। फिर अंदर जब गए तब क्या कहा?
तब मोदी जी ने भाषण में कहा कि मेरी सरकार गरीब की, वंचित की, पीड़ित की, शोषित की, महिला की, मजदूर की, जवान की, किसान की होगी। और आज हर व्यक्ति कहता है ये मेरी सरकार है, ये मोदी सरकार है। हर किसी को अपनापन इस सरकार में लगता है। और देखिए, जिस संविधान पर शीश झुकाकर मोदी जी ने, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया, प्रण लिया था कि देश को आगे बढ़ाऊंगा, उन्हीं बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे पंच तीर्थ बनाने का काम भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। जिन बाबा साहब अम्बेडकर को प्रताड़ित करके कांग्रेस ने पार्टी से निकाल दिया था, चुनाव हराने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए, मोदी जी ने इंदू मिल से लेकर, लंदन से लेकर दिल्ली के अलीपुर तक और नागपुर और मऊ तक सब जगह तीर्थ स्थान, म्यूजियम बनाने का काम बाबा साहब अम्बेडकर के लिए किया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने। और मैं आज आप सबके साथ, कई बार मैं देश भर में जाता हूं तो आप जैसे मित्रों से पूछता हूं, कभी झुग्गी झोंपड़ियों के बीच में जाके, कभी बड़ी आलीशान बिल्डिंगों के में जाके, युवाओं के बीच में जाके, तो वो क्या कहते हैं कि कभी सोचा ना था कि ये हो पाएगा, क्योंकि उस समय उम्मीद नहीं थी। कांग्रेस के समय सोचा ना था, जो सोचा ना था वो भी कर दिखाया। क्या कभी सोचा ना था अपना पक्का मकान होगा, कभी सोचा ना था शौचालय होगा, कभी सोचा ना था चूल्हे पर, रसोई गैस के चूल्हे पर खाना पकाने को मिलेगा, कभी सोचा ना था 5 लाख का इलाज मुफ्त में मिलेगा, कभी सोचा ना था धारा 370 हटेगी, कभी सोचा ना था नल से जल मिलेगा, कभी सोचा ना था कि हम मजबूत होंगे, कभी सोचा ना था कि बैंक खाता खुलेगा, डिजिटल पेमेंट करने का अवसर मिलेगा, और कभी सोचा ना था कि भव्य और दिव्य राम मंदिर भी बनेगा। जो कभी सोचा ना था वो भी पूरा करने का काम मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, बॉम्बे में बैठ के तो लगता होगा, क्योंकि मैं व्यापारी वर्ग के सामने हूं, आपको ये लगता होगा कि भाई शौचालय बनाने में कौन सी बड़ी बात है, पानी का कनेक्शन देने में कौन सी बड़ी बात है। लेकिन मैं मुंबई की ही बात करता हूं, यहां पर भी गरीब आदमी को शौच खुले में जाना पड़ता था, पानी लेने के लिए कई घंटों कतार में खड़े होना पड़ता था। यहां पर भी बैंक का खाता बाहर से आए व्यक्ति को खोलने के लिए 2 व्यक्ति ढूंढ के भी बैंकों के चक्कर काटने पड़ते थे, बैंक खाता नहीं खुलता था। उस गरीब आदमी के जीवन में बड़ा बदलाव लाए हैं तो 4 करोड़ पक्के मकान बनाकर, 12 करोड़ शौचालय बनाकर, 9 करोड़ 60 लाख बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर मुफ्त में कनेक्शन देने पर, 5 लाख का इलाज 60 करोड़ लोगों को देने पर, 12 करोड़ घरों पे नल से जल पहुंचाने पर, और हर घर को बिजली और एलईडी के बल्ब देने पर, और यही नहीं, मुफ्त में वैक्सीन कोविड के समय लगाई भी, और भूखमरी और महामारी से बचाने का काम भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। मित्रों, आज की अखबारें आपने पढ़ी होगी, मॉर्गन स्टेनले की रिपोर्ट आई है और उसने क्या कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था 7.2% से बढ़ेगी वित्तीय वर्ष 2023-24 में, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है, यानी कि दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था हमारे भारत की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। ये कैसे हुआ? पिछले साल भी मोदी सरकार ने 7.5 लाख करोड़ रुपया कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल आउटले में किया। आप देखिए, हमने कैपिटल इन्वेस्टमेंट जब सरकार बढ़ाती है तो उससे प्राइवेट सेक्टर का भी बढ़ता है और रोजगार स्वरोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। और इस साल हमने इसको बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपया कर दिया है, यानी कि पहली बार 33% ज्यादा एक वित्तीय वर्ष से दूसरे वित्तीय वर्ष में बढ़ाने का काम किया। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। नितिन गडकरी जी हमारे सड़क परिवहन मंत्री हैं। जब उन्होंने चार्ज लिया था 2014 में, तब 25,363 करोड़ रुपया बजट था। इस साल बढ़कर 2,70,000 करोड़ रुपया हो गया है, 11 गुना ज्यादा। रेलवे का बजट
अब 9 गुना ज्यादा बढ़ गया है। इस साल 2,40,000 करोड़ रुपया हो गया। गरीबों को पक्के मकान बनाने के लिए 79,000 करोड़ रुपया, 79,000 करोड़ रुपीस, जो पिछली बार से 66% ज्यादा है। और यही नहीं मेरे भाई और बहनों, हम स्वास्थ्य की बात करें तो देश में जितने मेडिकल कॉलेज थे 74 साल में, 2014 तक जितने बने, उसमें कुल सीटें कितनी थी? 78,000 सीटें थी। और मोदी जी ने 9 साल में 68,000 सीटें मेडिकल कॉलेज की नई बना कर दे दी, नए बच्चों को दे दी। यानी कि 68,000 डॉक्टर अब नए और बन सकते हैं। ये बदलाव है। पहले जो हमारे नेशनल हाईवे हैं वो एक साल में बनते थे 1362 किलोमीटर, अब औसतन बनते हैं 5,985 किलोमीटर, 4.5 गुना ज्यादा बनते हैं। यही नहीं, पहले मेट्रो 5 शहरों तक थी, अब मेट्रो 15 शहरों तक पहुंच गई। पहले एक भी वंदे भारत एक्सप्रेस नहीं थी। कांग्रेस तो खाता नहीं खोल पाई। मोदी जी ने 4 सालों में 21 वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू करवा दी। और मुंबई को तो हम बुलेट ट्रेन से जोड़ने वाले हैं भाइयों। वाटरवेज कांग्रेस खाता नहीं खोल पाई और मोदी सरकार ने 111 वाटरवेज चिन्हित भी कर लिए, उनके नामकरण भी कर दिए, उनके प्रोजेक्ट्स को मंजूरी भी दे दी। यानी कि पानी के माध्यम से भी सस्ती ट्रांसपोर्ट मिलेगी और जल्दी मिलेगी, मोदी सरकार ने किया। जितने एयरपोर्ट 74 साल में बने, 74 एयरपोर्ट, यानी कि साल का एक एयरपोर्ट, मोदी सरकार ने 8 साल में 74 एयरपोर्ट बनाकर दिखाए। लगभग 8 गुना ज्यादा बनाकर, 8 गुना ज्यादा बनाए। लेकिन एक क्षेत्र है जहां पर भाजपा खाता नहीं खोल पाई, ना ही हम खोलना चाहते थे। हम डट पे रह गए और कांग्रेस सैकड़े पे सैकड़ा, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाती है। ये सबको पता है, कमाल है, सबको पता है साहब, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। इससे बड़ी उपलब्धि मोदी सरकार की क्या होगी कि 9 साल में भ्रष्टाचार का खाता भी नहीं खुलने दिया और सारी जनता जागरूक है। इसके लिए मैं आपको बधाई और धन्यवाद देता हूं। मित्रों, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 142वें स्थान पे थे हम, अब 63वें स्थान पे आ गए। हमने कंप्लायंस का बर्डन कम करना शुरू किया। आज मैं आपके पास क्यों आया? अभी भी कहां-कहां और दिखते हैं जहां पे कंप्लायंस को और कम किया जा सकता है, ताकि आपको और राहत मिले काम करने के लिए। 33,000 से ज्यादा कंप्लायंसेस को कम किया गया, हजारों कानूनों को खत्म करने का काम किया गया, ताकि व्यापारी का, उद्यमी का समय केवल परमिशन लेने में ही ना चला जाए। नहीं तो फैक्ट्री इंस्पेक्टर आता था, आधी जान वही ले लेता है। पेंट नहीं किया, शौचालय इतने बनने चाहिए थे, ये नहीं हुआ। बिजली वाला आता था तो कुछ और होता था। अब ये राज्यों की सरकारों को भी हम ऑन बोर्ड ले रहे हैं कि आप भी अपने कंप्लायंसेस के बर्डन को कम करिए, जिससे व्यापारी वर्ग को राहत मिल सके। जीएसटी, देखिए कितने तरह के टैक्स थे, अब एक टैक्स में जीएसटी आया। अब मुझे बताइए, जीएसटी आने से पहले और जीएसटी आने के बाद भी, मित्रों कोविड का समय आया, उस समय तो मैं वित्त राज्य मंत्री था, मैं और निर्मला जी थे, हम दो ही थे वित्त मंत्रालय में। उस समय भी 90-95 हजार करोड़ से ऊपर जीएसटी कलेक्शन नहीं बढ़ती थी। लेकिन महामारी के बाद लोगों ने भी देखा, यार मोदी सरकार कितनी ईमानदारी से काम करती है कि देश का एक एक रुपया वैक्सीन बनाने पे भी लगाया, पाई पाई बचाई भी, गरीब की भलाई के लिए लगाई भी। तो पाई पाई जो बचाई थी उससे वैक्सीन भी बनाई, 220 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में भी लगाई, 160 देशों को वैक्सीन देने का काम भी किसी देश ने नहीं, केवल भारत ने ही करके दिखाया। मित्रों, ये जो पाई पाई बचाई और गरीब की भलाई, ये तब हुई जब 95,000 करोड़ से बढ़कर जीएसटी कलेक्शन पिछले महीने कितनी हुई? 1,83,000 करोड़ रुपया। उससे पिछले महीने 1,64,000 करोड़ रुपया। अप्रैल के महीने में लगभग 1,47,000 करोड़ रुपया, मार्च के एंड में। तो लगातार देश के जो टैक्स पेयर है, उन्होंने डायरेक्ट टैक्सेस हो, इनडायरेक्ट टैक्सेस हो, ईमानदारी के साथ दिए हैं। और साथ ही साथ भारत की अर्थव्यवस्था भी बड़ी है।
कैसे बढ़ी? अटल जी जितनी छोड़ के गई थी मनमोहन सिंह 10 साल में उतनी ही रख पाए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने वो छलांग लगाई, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था ने, कि जिन अंग्रेजों ने हमारे ऊपर कितने साल राज किया, 250 साल के लगभग, उनको पछाड़कर उस लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था जो कांग्रेस लेके गई थी, लड़खड़ाती चरमराती से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया की बना दी है। भारत ने 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दी और राहुल गांधी जी विदेश में जाकर लड़खड़ाने लग पड़े। अरे आपको हिंदुस्तान की तरक्की पसंद नहीं आती है? मित्रों, कौन सा ऐसा मंच है जहां पे राहुल गांधी जी जाके बात कर रहे हैं? कौन प्रायोजित करता है ऐसे कार्यक्रमों को? कौन प्रायोजित करता है? जिस मंच से भारत विरोधी नारे लगे, भारत विरोधी झंडे उठाए जाएं, भारत विरोधी लोग भारत के राष्ट्रगान का अपमान करें, भारत और भारतीयों का और भारत के नेतृत्व का अपमान करें, क्या ऐसे मंच पे राहुल गांधी जी को जाना चाहिए था? अरे गए, और राहुल गांधी जी ने भी उस पे जाके भारत को और अपमानित करने का काम किया। अपने देश के बारे में दुनिया के किसी और हिस्से में जाकर कुछ भी झूठ अनाप शनाप बोलते रहो। और ये वो व्यक्ति बोल रहा है जो खुद भ्रष्टाचार के मामले में बेल पर है और संसद की जिसकी सदस्यता गई है 2 साल के लिए, और जो खुद बहाने ढूंढते थे कि संसद का सत्र न चले, बहाने ढूंढते थे कि ना जाना पड़े। जब भारत के लिए गौरवशाली पल आया नया संसद भवन बनाने का, तो बहिष्कार करने के बहाने भी इन्होंने ही ढूंढे हैं। इससे बड़ा पल हमारे लिए क्या होगा कि 75 साल बाद जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो मोदी जी ने गुलामी की सोच से मुक्ति तो दिलाई, अपने गौरवशाली इतिहास पे गर्व करने का मौका भी दिया, सेंगोल को भी लाए और संसद भवन में स्थापित भी किया। ये नरेंद्र मोदी ही कर सकते थे मेरे भाई। अरे कांग्रेस ने तो नेहरू जी की छड़ी कह के आनंद भवन तक सीमित कर दिया था। भारतीय परंपराओं पर इनको विश्वास ही नहीं है। ये भारतीय परंपराओं पर विश्वास नहीं करते हैं। अरे राहुल जी, कम से कम इंदिरा जी के पिताजी यानी कि आपके दादी के पिताजी के ऊपर तो थोड़ा सा सम्मान दे देते। ये आपके परिवार के लिए नहीं, देश के पहले प्रधानमंत्री के लिए सेंगोल दिया गया था। राजगोपालचारी जी ने प्रयास किए थे, तब जाकर तमिलनाडु के अधिनम वहां से आए। कुछ लोगों ने कह दिया कि ब्राह्मण बात करने की बात करते हैं। अरे थोड़ा गहराई में तो जाओ, इतिहास को तो जानो। ये भारतीय परंपरा के अनुसार किया गया है। सर्वधर्म प्रार्थना वहां पर की गई और जो भव्य संसद भवन बनकर तैयार हुआ है, आज विदेशी डिप्लोमेट भी उसको आके गर्व करते थे कि भारत, ये नए भारत की तस्वीर है जो नया संसद भवन है। हम हर भारतीय को गर्व करना चाहिए कि मात्र 2.5 साल में कोविड के बावजूद भी नरेंद्र मोदी की सरकार ने यह बना कर दिया है। तो देश को क्या केवल संसद भवन दिया है? भाई और बहनों, केवल संसद भवन नहीं, 30,000 से ज्यादा पंचायत घर भी बना कर दिए। 30,000 से ज्यादा नए पंचायत घर, एक पर 40-50 लाख रुपया खर्च आता है। अगर सांसदों की संख्या बढ़ेगी तो क्या उसके बैठने की जगह नहीं होनी चाहिए? हम फ्यूचर देख रहे हैं कि भारत को कहां लेकर जाना है और ये लोग वापस पीछे ले जाना चाहते हैं। मैं अपने व्यापारी वर्ग के सामने बैठा हूं। मित्रों, ये भारत के लिए एक ऐसा पल आया है जहां दुनिया भारत की ओर देख रही है। मेरे शब्द कहीं पर लिख लीजिए, आप जानते भी हैं, आज दुनिया भारत की ओर देख रही है, उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। वर्ल्ड हैज अ होप इन इंडिया, और भारत के नेतृत्व में उम्मीद से देख रही है। आज हम सबका दायित्व बनता है कि
कि हम दुनिया की उम्मीदों पर भी खरा उतरे। और निरंतरता और स्थिरता बहुत जरूरी है। स्टेबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी इज द की। और ये निरंतरता और स्थिरता हमें बनाकर रखनी है, नेतृत्व की भी, सरकार की भी और भारत के विकास की भी। मेरे भाइयों, आप भी देखिए, कोई भी इंस्टीट्यूशन होगा, कोई संस्था भी होगी, अगर उसका लीडर ठीक होगा तो आगे बढ़ जाती है और वो कॉन्टिन्यूटी में रहता है, लगातार चलता है, तो संस्था भी लगातार आगे बढ़ती है। यही हाल देश का है। 75 सालों के बाद एक ऐसी सरकार, एक ऐसा नेता मिला है जिसने 9 साल ईमानदारी के दिए और देश को भी अभूतपूर्व विकास की ओर लेकर गए। गरीबों के कल्याण से लेकर सुशासन के नए आयाम स्थापित करना, क्योंकि सेवा भाव था। वो प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक के रूप में काम कर रहे थे। ये भाव होना चाहिए अंदर। जो व्यक्ति 6 दिन की यात्रा में दुनिया के 24 के लगभग राष्ट्रपति, प्रधानमंत्रियों से मिले, 50 से ज्यादा मीटिंग्स करे, साहित्यकार, बुद्धिजीवी, इंडस्ट्रियलिस्ट सबसे मिलकर आए और 18 घंटे की फ्लाइट के बाद 2 घंटे इंतजार रेस्ट करके या तैयार होके वापस काम पे लग जाए। साहब, आप में से भी कोई नहीं करता होगा, देश के प्रधानमंत्री ने किया। जब उनकी माता जी का स्वर्गवास हुआ, तब भी उनकी चिता को अग्नि देने के बाद मात्र 2 घंटे से कम समय के अंदर देश के लिए फिर काम करना शुरू कर दिया। ये नरेंद्र मोदी जी का सरकार। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये पल बार बार नहीं आते थे। पापा न्यू गिनी के जो प्रधानमंत्री जी ने पांव छूकर मोदी जी को गले लगाकर अभिनंदन स्वागत किया, दुनिया के किसी प्रधानमंत्री के साथ आज ऐसा नहीं। इटली की प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी, इटली की प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मोदी इज वर्ल्ड्स मोस्ट लव्ड लीडर। सबसे लोकप्रिय, प्यारे, सबसे नेता मोदी जी हैं। दुनिया के सर्वेस में बार बार आया कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता 78% के साथ मोदी जी को 3 साल लगातार चुना गया। अमेरिका के राष्ट्रपति अपना सीट छोड़कर एक बार ने, कई बार देखा आपने, आकर मोदी जी को गले लगाते हैं। ये मित्रता अमेरिका और भारत की दिखती है। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, उन्होंने जो कहा उससे पहले देखिए, पुतिन, राष्ट्रपति पुतिन ने कहा मोदी इज अ ग्रेट पैट्रियट। बड़ी बात है। और यही नहीं, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा मोदी इज द बॉस। क्या ये केवल नरेंद्र मोदी जी का सम्मान है? मैं आप सबसे पूछता हूं, क्या ये केवल एक व्यक्ति का सम्मान है? क्या केवल नरेंद्र मोदी जी का सम्मान है? नहीं, ये आपका आशीर्वाद 140 करोड़ भारतीयों का, जो मोदी जी को पूर्ण बहुमत की सरकार मिली, ये 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। ये 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। हमें इस सम्मान को, ये हमें दायित्व के रूप में समझना है कि हमारा दायित्व बनता है इस सम्मान को बरकरार रखना है, अपने देश को और आगे लेकर जाना है। और मैं चाहता हूं कि हम सब लोग इसमें खूब मेहनत करें। मित्रों, समय कई बार क्या लगता है, अब राहुल जी बाहर जाके कहते हैं 80 के दशक में, क्या कहा, 80 के दशक में केंद्र में और उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के वर्गों के ऊपर बड़े अत्याचार हो रहे थे। अब राहुल गांधी जी शायद भूल गए, 1984 में स्वर्गीय राजीव गांधी ही देश के प्रधानमंत्री थे और उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस की ही सरकार थी। तो क्या राजीव गांधी जी के कार्यकाल में दलितों पर अत्याचार हो रहे थे? देश को स्वयं मान लिया उन्होंने। और जो सिखों का कत्लेआम हुआ, वो देश भूला नहीं है जी, नरसंहार हुआ है। महिलाओं के साथ, सिख महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, अत्याचार हुए, सिखों के केश काट दिए गए, गले काट दिए गए। और राजीव गांधी जी ने कहा कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। और कांग्रेस आज भी उन नेताओं को अपनी पार्टी में स्थान दे के रखा है जो आरोपी हैं सिखों की हत्याओं के, 84 के दंगों के। ये तो मोदी जी की सरकार ने आके सिखों को न्याय दिलाने का काम किया, जब एसआईटी का गठन किया और इन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का काम किया। हमारी 9 साल की सरकार में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसी मूल मंत्र के साथ काम हुआ।
आप आंकड़े उठाकर देखिए, मेरा मीडिया के मित्रों से भी निवेदन है, ये जो 4 करोड़ के लगभग पक्के मकान मिले, किसको मिले? इसमें से अधिकतर लोग अनुसूचित जाति के परिवार के, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समाज के। ये पानी के कनेक्शन की बात कर लें, शौचालय की बात कर लें, बैंक खातों की बात कर लें, ये सब उनको ज्यादातर मिला है। लेकिन हमने जाति धर्म के नाम पर नहीं दिया, जिसको जरूरत है उसको भारतीय होने के नाते दिया है और आगे भी करते रहेंगे। जाति धर्म के नाम पर नहीं बांटेंगे, जाति धर्म के नाम पर नहीं बांटेंगे। ये तो अपनी राजनीति के लिए कुछ भी करते हैं। दूसरा, आज भारत का निर्यात रिकॉर्ड स्तर पर है, इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड स्तर पे है, और यही नहीं, तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा हम है। लेकिन वहीं पे मोदी जी ने जब पंचकरण की बात कही तो संकल्प आप सबके लिए क्या है और मेरे लिए भी क्या है, पूरे देश के लिए, कि ये अमृत काल जो 75वें साल शुरू हुआ आजादी के, स्वर्णिम काल यानी कि 100वें साल तक जब हमने जाना है, तो भारत को विकसित भारत बनाना है। ये पहला प्रण है। गुलामी की सोच, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पानी है, और हम कर रहे हैं। नया संसद भवन और ऐसे कई और निर्णय हमारे गुलामी की मानसिकता से बाहर निकालने के। तीसरा, अपने गौरवशाली इतिहास पर गर्व करना, कला संस्कृति साहित्य पर गर्व करना। राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी कभी नहीं करेंगे। ये तो नेहरू जी की छड़ी बनाकर रख दिया उन्होंने सेंगोल को, लेकिन हमने वो परंपरा भी निभाई। नेहरू जी का मान सम्मान भी हमने किया, और साथ ही साथ सोमनाथ धाम बनाई, दिव्य और भव्य सोमनाथ धाम का निर्माण किया। काशी विश्वनाथ धाम हो, केदारनाथ धाम हो, महाकाल लोक धाम हो, या फिर जो कभी सोचा ना था, भव्य राम मंदिर का निर्माण का, करतारपुर कॉरिडोर को खुलवाया, हेमकुंड साहब तक रोपवे पहुंचाया, बौद्ध सर्किट बनवाया। हमने कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। ये आस्था के केंद्रों पर विकास भी, विरासत भी। आधारभूत ढांचा बनाया तो यहां पर अर्थव्यवस्था के केंद्र बने, यहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा बढ़ी है, रोजगार के अवसर ज्यादा बढ़े हैं। आप आंकड़े उठाइए, सोमनाथ मंदिर के, महाकाल के, काशी विश्वनाथ के, हेमकुंड साहब के या केदारनाथ धाम के, यहां पर रोजगार के अवसर कई गुना ज्यादा बढ़ गए, क्योंकि लोग ज्यादा आ रहे हैं, दुनिया से भी और देश से भी। इसी तरह से मित्रों, सरदार पटेल की प्रतिमा, जिन्होंने 553 रियासतों को भारत में विलय करने का काम किया, सशक्त भारत की नींव रखी, इसलिए लोह पुरुष सरदार पटेल कहा गया। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की बात कभी की जाती थी, आज दुनिया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने के बढ़िया आती है। अब वो भी एक एक्टिविटी का केंद्र और इकोनॉमिक सेंटर बना है। हमारे रेलवे स्टेशन को भव्यता दी जा रही है, वो भी अपने आप में एक सुविधा भी, सेवा भी और रोजगार के अवसर भी बन रहे हैं। वहां पे इकोनॉमिक सेंटर बन रहा है। जितने बड़े स्टेशन हैं, अब उसमें जैसे एयरपोर्ट पे इतनी सारी शॉप्स होती है, वैसे ही नए रेलवे स्टेशन पे वो भी एक सुविधा मिल रही है। ऐसे बहुत सारे कदम। ये जो मोबाइल फोन से आप वीडियो बना रहे हैं, ये मोबाइल फोन आज से 5 साल पहले चाइना, वियतनाम, ताइवान इन देशों से आता था। मोदी जी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम लाए, और 5 साल के अंदर, जो 5 साल पहले देश कहा जाता था दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का इंपोर्टर, आयात करने वाला, आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर बन गया है, मैन्युफैक्चरर निर्माता। और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का हमारा एक्सपोर्ट कितना हुआ है पिछले साल? 1,85,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया, जो उससे पिछले वर्ष से 58% ज्यादा है। एक ही साल में इतनी बड़ी वृद्धि। खिलौनों की बात कीजिए, कोविड के समय से पहले खिलौने 95% चाइना से आते थे, दूसरे देशों से आते थे। अब 90% खिलौने हिंदुस्तान में बनते हैं। हमने सोच भी बदली, मेक इन इंडिया को भी लाए और आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में भी आगे बढ़े। वी हैव बिकम द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। अभी मैं हिंदुजा अस्पताल के सीईओ से मिलने गया था, संपर्क से समर्थन कार्यक्रम। उन्होंने कहा, साहब देखिए, मोदी जी ने जो जन औषधि केंद्र शुरू किए, इसका लाभ क्या मिला?
जो 1 लाख रुपए का स्टंट पड़ता था पहले, अब कहीं 20,000 रुपए का, कहीं 8,000 का, कहीं 15,000 का ऐसे मिलते हैं। आप क्वालिटी आपको कौन सी चाहिए उसके ऊपर मिलेगा। जिस गरीब के लिए मुश्किल होता था, जो गरीब का इलाज सस्ता हो गया है। जन औषधि केंद्रों पर सेवा भी, रोजगार भी। 9300 से ज्यादा जन औषधि केंद्र खुले। 23,000 करोड़ गरीबों का बचा है, आम आदमी का बचा जिसने दवाई वहां से ली हो। जो बाहर मेडिसिन शॉप पे आपको मेडिसिन 100 रुपए में मिलती है, वो जन औषधि केंद्र पे वही मेडिसिन यानी कि मोडिसिन वहां पे 15 रुपए में मिलती है। मैंने मेडिसिन और मोडिसिन इसलिए कहा, मेडिसिन 100 रुपए की है, लेकिन प्रधानमंत्री जी की दुकान भी कहा जाता है उसको, जन औषधि केंद्र को, वो 85% तक सस्ती दवाइयां देता है। 85% तक। ये अपने आप में कभी सोचा ना था, वो भी हुआ है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ऐसे बहुत सारे काम, आप जैसे मेरे मित्र भी कोई अपना छोटा सा वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डालेगा, तो आपके आसपास क्या घटा है, किसके जीवन में बदलाव आए। मान लीजिए आप सोमनाथ मंदिर जाते हैं, कोई केदारनाथ जाता है, कोई काशी विश्वनाथ जाता है, तो क्या आप एक छोटा सा वीडियो डाल सकते हो कि क्या कभी सोचा ना था, लेकिन ये हो गया है। आपके आसपास किसी का इलाज हुआ होगा। पहले मुझे प्रसाद लाल जी बता रहे थे, पहले 11-11, 10-10 लाख रुपए जिनका खर्चा आता था, मुश्किल होती थी इलाज कराना। वो सोचता था परिवार चलाऊं या इलाज करवाऊं। आज 5 लाख तो मोदी जी के आयुष्मान भारत से आते हैं। मित्रों, जीवन, गरीब के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है और हम चाहते हैं कि आगे और आए। ये नहीं कि हम ये कहते हैं कि हमने बहुत कुछ कर दिया, नहीं, अभी तो शुरुआत की है जी। We have just laid the foundation of the new India. We still have miles to go. We still have miles to go. हमने तो अभी नींव रखी है, आधार रखा है। अभी तो भारत को बहुत आगे जाना है और नए भारत की बुलंद तस्वीर आज के मॉर्गन स्टेनले की उसमें रिपोर्ट में दिखता है, जो नए आंकड़े देश के अंदर आए उससे भी दिखता है कि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था 2023-24 में हमारा भारत होगा और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सबसे आगे बढ़ेगा। इससे बड़ी बात हमारे लिए और क्या होगी। ये सब आपके ही योगदान के कारण हो रहा है। पहले आपका वोट, फिर आपका कामकाज। देखिए, कोविड के टाइम पे समय आया था कि व्यापार बंद होने की नौबत दिखती थी। हम इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम लेकर आए। हमने 5 लाख करोड़ रुपया बैंकों के माध्यम से कम ब्याज दर पर बगैर किसी कोलेटरल के 20% एडिशनल वर्किंग कैपिटल तक दिया। सब हर इंडस्ट्री को उसमें कवर किया। एनपीए अकाउंट बचे आपके होने से, मॉरेटोरियम पीरियड आपको दिया 6-6 महीने तक। इसीलिए बैंकों का अपने भी एनपीए अकाउंट आपके भी कम हुए, बैंक भी प्रॉफिट में आए और देश की अर्थव्यवस्था भी तेजी से चली। मुफ्त में बांटा भी नहीं, लेकिन मदद की। टीडीएस टीसीएस पे 25% कटौती की। आपके हाथ में कैश ज्यादा है। इनकम टैक्स रिफंड समय पर, 1.5 साल नहीं आता तो कांग्रेस के समय हम 1.5 महीने में वापस देते हैं साहब। ये बदलाव है। फिर फेसलेस असेसमेंट कराने का काम किया। अब मुझे बोलोगे मैं तो सारा दिन यही काम कर सकता हूँ कराने का, सुबह से शाम तक, सूचना प्रसारण मंत्री जो, लेकिन आपका समय नहीं लूंगा ज्यादा। मैं आपकी सुनने आया, थोड़ा हम मुक्त चिंतन बातचीत आपस में भी करेंगे, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं, आज हम आपका आशीर्वाद लेने आए हैं और आपका धन्यवाद करने आए हैं। धन्यवाद इसलिए कि आपने मोदी जी को एक बार नहीं 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार दिलाई, तब जाके निर्णायक सरकार बनी और नेता ने हमारा मान सम्मान किया। तो ये निर्णायक सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार भविष्य में भी बने, उसके लिए आपका आशीर्वाद लेने भी मैं आया हूं। आशीर्वाद मांग लूं, मिलेगा पूरा? तो जो आशीर्वाद देने के लिए तैयार है, जरा दोनों हाथ खड़े करके मेरे साथ नारा लगाएगा, बोले भारत माता की। ये 300 पे रुक गया, 300 पार करना है भाई, थोड़ा जोर ज्यादा लगेगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे
एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.